हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत करेंगे, जो कि सीटेट, डीएसएसबी, एचटेट किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं आईपी पावलो। जो आईपी पावलो थे वो कहाँ के निवासी थे भाई? आईपी पावलो एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। तो कहाँ से थे भाई? वो रूस के। ठीक है, आगे जिन्होंने पाचन क्रिया के देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया, और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार इवेल पावलो को कब मिला भाई? 1904 में। ये क्वेश्चन यहाँ से, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। आगे पावलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक सहचार्य स्थापित होता है। पावलो के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है भाई, स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक क्या चीज़ होती है बच्चों। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि उद्दीपक क्या हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? भोजन। ठीक है भाई। और रिस्पॉन्स, उस पर कोई क्रिया करना। रिस्पॉन्स माने भाई कोई क्रिया करना। ठीक है। तो भोजन उद्दीपक कोई भी उद्दीपक हो सकता है। भोजन, जैसे कि कुत्ते को भूख लगी तो उसे क्या चाहिए था? भोजन। तो भोजन पाने के लिए उसने क्या किया? अनुक्रिया, रिस्पॉन्स देना। लार आनी स्टार्ट हो गई उसके मुंह से। ठीक है भाई बच्चों। तो इस सिद्धांत को, पावलो के 2 सिद्धांत है भाई। एक सिद्धांत है ये वाला, और दूसरा सिद्धांत है ये वाला। यह आपको पता होना चाहिए। आगे दे दिया है इसने। पावलो के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपक सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो पावलो के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपक, भाई जैसे आपको सीटेट पास करना है तो आपके सामने क्या है? उद्दीपक क्या है? सीटेट। ठीक है। तो यहाँ उद्दीपक क्या हो गया? ठीक है भाई। हम ऐसे भी इस क्वेश्चंस को कह सकते हैं कि आपके सामने उद्दीपक क्या रहा भाई? आपके सामने उद्दीपक है आपके सामने उद्दीपक क्या बना भाई? सीटेट। ठीक है। अब तो आपने उसके बाद क्या किया?
अनुक्रिया रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया। जैसे फॉर्म निकले तो रिस्पॉन्स देना यानी कि क्रिया करना। बुक्स वगैरह ढूंढोगे, मटेरियल ढूंढोगे, यूट्यूब पे देखोगे, मटेरियल किया तो उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है भाई, तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा ना भाई उसके प्रति, कि भाई उसे पास होने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना। जैसे भाई कोई गर्म बर्तन है तो उसको हम छुएंगे तो हाथ पीछे की तरफ खींच लेंगे ना, क्योंकि गर्म लगेगा। तथा भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना कुछ ऐसा ही अनुक्रिया के उदाहरण है। तो भाई यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके काम की चीज़ है। जब हम भूखे होते हैं तो हम भोजन को देखते ही, जब हमारा स्वादिष्ट भोजन आता है तो हमारे मुंह से पानी आता है। तो भोजन क्या हुआ? उद्दीपक। और अनुक्रिया क्या हुआ? लार आना। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं। आगे है भाई पावलो का कुत्ते पर प्रयोग। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग कैसे किया? पावलो ने स्वाभाविक उद्दीपक को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। आगे आपको चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। भाई पावलो ने क्या किया? एक भूखे कुत्ते को पकड़ा और उसे उस पे एक प्रयोग किया और उसे एक ध्वनि यंत्र प्रयोगशाला में खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह से लार आ जाता था। जब कुत्ता भूखा था तो भोजन को देख के क्या हुआ? उसके मुंह से लार आने लगी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती थी। क्या दर्शाया जाता था? एक घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद में खाना लाया जाता था। तो कुछ समय के बाद कुत्ता समझ गया कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। भाई कुछ समय के बाद देखा गया कि घंटी बजाई गई। पहले क्या किया कि घंटी बजाई तो खाना आया। फिर कुछ समय के बाद क्या किया? 2 बार घंटी बजाई तब खाना आया। फिर क्या किया? 3 बार घंटी बजाई तब खाना आया। तो इस प्रकार से देखा गया कि जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह से लार आनी स्टार्ट हो जाती। आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया सहचार्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। अनुबंधन क्या होता है भाई? अनुबंधन 2 चीज़ों का मिलान। ठीक है भाई बच्चों, जैसे उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है भाई, तो जैसे ही घंटी बजाई जाती तो कुत्ते के मुंह से लार आती। ठीक है भाई, तो यही चीज़ देखी गई कि कुत्ते के मुंह से लार आ रही है। अब देखो भाई, चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है
कि देखिए एक लैब में कुत्ते को बांधा गया है, जिसमें कि घंटी बांधी गई है और खाना बाहर है। जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते को मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाता। ऐसे ही पावलोव ने अनुबंधन उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से स्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन कहा। पुनर्बलन क्या कहा भाई? पुनर्बलन क्या था भाई? रिस्पोंसमेंट, पुनर्बलन। ठीक है भाई। सीखने की इस प्रक्रिया को पावलोव ने अनुबंधन सहज क्रिया कहा। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। इसे शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन किसका भाई? पावलोव का। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता। भाई आज आपने देखा होगा कि सीटेट के फॉर्म नहीं निकले हुए हैं, फिर भी बच्चे सीटेट, एचटेट, टीचिंग के एग्ज़ाम या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं। तो इसका मतलब वो बच्चों को उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। उद्दीपक तो एक भोजन था ना। जैसे मान लिया जाए, हमने बताया आपको कि जैसे सीटेट के फॉर्म निकले, एसएससी के फॉर्म निकले, किसी भी चीज़ के फॉर्म निकलना, लेकिन बच्चे तो बिना फॉर्म निकले भी तैयारी करते हैं। तो इसका मतलब उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होता। अनुबंधन उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है। जो अनुबंधन है उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है। फॉर्म नहीं निकले, लेकिन उम्मीद है कि फॉर्म निकलेंगे तो हम उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसे ही घंटी बजती तो उसके मुंह से लार आती, वैसे ही आप भी, जैसे ही आपको लगता है कि हाँ भाई फॉर्म निकलेंगे, और अपने सही अर्थ में अनुबंधन उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। अधिगम माने लर्निंग, सीखना, किसी चीज़ को सीखना। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार सीखने को अनुबंधन सीखना कहते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार के सीखने को। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं भाई, शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषताएं। अब यहाँ पे चीज़ें, उनकी विशेषताएं आपको बताई गई हैं। पहला, अनुबंधन सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्राय इसी रूप में सीखते हैं। तो आपने देखा होगा भाई, अनुबंधन हम छोटे बच्चों को किसी छोटी छोटी एक्टिविटी से ही तो सिखाते हैं भाई। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं जो सबसे जल्दी इस कार्य को करेगा, या 2 के टेबल को सीखेगा, या एक पेज सुलेख लिख के लाएगा तो उसे टॉफ़ी दी जाएगी, या उसे क्लास में एक दिन के लिए मॉनिटर बनाया जाएगा। तो जब हम मोटिवेशन देते हैं तो बच्चे उससे क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं, यानी अनुबंधन से। ठीक है, उसमें क्या उद्दीपक भी है कि भाई टॉफ़ी मिलेगी, अनुक्रिया भी है क्योंकि वो टॉफ़ी के लिए जल्दी करेगा काम, और अनुबंधन भी है उन दोनों को जोड़े हुए। दूसरा, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधन उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होगी। तो इसमें यह बताया गया है कि इस सिद्धांत पर बल यह दिया गया है कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है, अगर हम उसे किसी प्रेरणा के लिए दिया जाता है तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि, कुछ न कुछ सीखने को से मिलेगा। आगे, यह सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बल पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखना स्थायी हो जाता है। देखो भाई, पुनर्बलन, हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं। एक लेसन किया,
हम उसे बार बार रिवीजन करते हैं, तो अनुबंधन कर रहे हैं ना, उसको बार बार कर रहे हैं, किसी चीज़ से जोड़ रहे हैं ना, रिवाइज कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कुछ समय के बाद हमारा ज्ञान क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, आगे इसी सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधन, उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक है। ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया, एक उद्दीपक स्टिमुलस और अनुक्रिया दोनों में संबंध होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी बच्चा उसमें आगे कुछ सीख पाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन की प्रवृत्ति द्वारा बच्चों की बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। इसमें कहा गया है कि भाई शास्त्रीय अनुबंधन है, अगर हम उसे बच्चे को कोई प्रेरणा दें कि बेटे आपको ये कार्य करना है, चोरी नहीं करनी, या आप भाई अब किसी बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया क्लास में, तो हम उसे क्या करते हैं भाई उस बच्चे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, बच्चों से तालियां बजवाते हैं। तो जो बच्चे गलत भावनाओं में हैं, आदतें हैं उनमें, तो वो क्या होगा, अच्छी आदतों में बदल जाएंगे, क्योंकि हम उन बच्चों को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है, सम्मानित कर सकते हैं आगे बुला के। तो ये सारी चीज़ें आगे भाई आगे है हमारे पास शास्त्रीय अनुबंधन की कमियां। भाई इस अनुबंधन में क्या क्या कमी है, ये कमियां बताई गई भाई। यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है। यह जो सिद्धांत है वो इंसानों पे नहीं किया गया भाई, यह पशुओं पर किया गया है और बालकों पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई है। अतः यह परिपक्व मनुष्यों को सीखने की प्रेरणा पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि भाई ये प्रयोग कुत्ते पे किया गया था, तो इसका मतलब एक जानवर पर किया गया, और इसका एक्सपेरिमेंट बच्चों पे किया जाए, तो इसलिए इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। दूसरा, इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है और उसके सीखने की प्रक्रिया को एक यांत्रिक प्रक्रिया माना गया है, इसलिए यह मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को व्याख्या नहीं करता। अब ये कहता है कि भाई इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन, एक मशीन के भांति माना गया है, और उसके सीखने की प्रक्रिया, जो वो सीखता है, उसको एक यांत्रिक प्रक्रिया माना गया है। जैसे मशीन किसी कार्य को करते रहते हैं, ऐसे ही कि मनुष्य भी कुछ चीज़ को करता ही रहे, इसलिए यह मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता, तो वह उसके चिंतन की व्याख्या नहीं कर पाता। अनुबंधन अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता। जो अनुबंधन है वो स्थायी नहीं होता, तो स्थायी होता है, तो इसने गलत माना है, तो सही है। इसके आगे, अनुबंधन की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है। देखो भाई, अनुबंधन किसी चीज़ से जोड़ा ना कि आप ये कार्य करोगे तो आपको मिलेगा। जैसे आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप टीचर बनने लायक होंगे। ऐसे ही कुछ बच्चे डीएसएसबी का एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें जॉब मिलेगी। लेकिन सीखना, हम सीखते तो पूरी ज़िंदगी रहते हैं, जन्म से लेके और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो दोनों ही अलग अलग हैं। यह सिद्धांत मनुष्य के
सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता। यह जो सिद्धांत है यह कहता है कि अनुबंधन से ही सीखा जा सकता है, तो यह उसकी पूरी डेफिनेशन नहीं दे पाता। ठीक है भाई, आगे भाई शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। भाई ये कहता है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसमें उसकी क्या क्या उपयोगिता है। यह सिद्धांत सीखने में क्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। यह कहता है कि जो सिद्धांत है ये अनुबंधन और पुनर्बलन, अनुबंधन किसी चीज़ से जोड़कर और पुनर्बलन बार बार रिपीट करके अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, स्थायी रूप से सीख पाते हैं। यह सिद्धांत विषय के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। देखो भाई, अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं शिक्षण, तो आपको क्या दिया जाएगा? पुरस्कार। अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो क्या दिया जाएगा? दंड। तो यह उन दोनों ही बातों पर प्रभावशाली रहता है। इस विधि से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिनमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती। ये कहता है कि भाई इस मेथड से, इस विधि से ऐसी चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है जिसमें ना तो बुद्धि की ज़रूरत है, ना चिंतन की ज़रूरत है और ना तर्क देने की आवश्यकता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगर बच्चों में कोई गलत आदत है तो उस आदत को हम अच्छी आदतों में चेंज कर सकते हैं। इस अनुबंधन के द्वारा एवं भय आदि मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। वह जो उसमें भय है, डर है या मानसिक रोग है, मतलब मानसिक तनाव है, उन चीज़ों से बच्चे को दूर किया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है। जो शास्त्रीय अनुबंधन है भाई, उससे बच्चों का समाजीकरण, यानी जो जिस समाज में उनको ग्रुप में अलग अलग चीज़ों में बांटा जा सकता है अच्छे से। ठीक है भाई। और इसको RS थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है भाई? इस थ्योरी को RS थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है भाई। इस थ्योरी को RS थ्योरी किसकी है? पावलो की। ठीक है भाई। ऐसे ही और चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है भाई। ऐसे ही कुछ चीज़ें अब आप देखिए कि अनुबंधन, अब यहाँ पे इसने दिया अनुबंधन मतलब जोड़ना, और वही पुनर्बलन किसी चीज़ को दोहराना। ठीक है भाई। यही कुछ बातें थी जो कि हमें इस टॉपिक में थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चे CTET या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके।
जिससे कि उन्हें भी अपना एग्ज़ाम देने में आसानी हो सके। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े। तो चलिए, अगली वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइव क्लासेस भी आएँ तो आप कमेंट करके हमें बताएं आप कब से लाइव क्लासेस चाहते हैं। थैंक यू। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें।